जय जिनेन्द्र, नमस्कार दोस्तों। ये नार्सिसिज्म है क्या? हमारा ये चैनल पूरा नार्सिसिज्म पे डील करता है। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि अति आत्ममुग्धता कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म से रिलेटेड है। एंड इनफैक्ट हिंदी में अति आत्ममुग्धता ही नार्सिसिज्म का मीनिंग है। बट ये नार्सिसिज्म आया कहाँ से? क्योंकि अति आत्ममुग्धता कम इस्तेमाल होता है। नार्सिसिज्म शब्द आज भी हम यूज करते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेट होता है। यह एक पर्टिकुलर इंसान होता है जिसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बट ये आया कहाँ से? तो ऐसा माना जाता है कि एक ग्रीक आदमी था और उसकी पत्नी थी। उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम नार्सिसस रखा गया। वो इतना ज्यादा खूबसूरत था कि जो उसको देखता वो उस पर मुग्ध हो जाता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको अपनी सुंदरता का घमंड बहुत ज्यादा था। अदब और सुंदरता के साथ साथ ही वो मिजाज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो इतना ज्यादा खूबसूरत था, जो उसको देखता वो उस पर मुग्ध हो जाता था। एक बार एको नाम की वन कन्या उसके संपर्क में आई, उसको देखा और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। पर उसको कुछ ऐसा श्राप था कि वो बोल नहीं सकती। तो वो उस नार्सिसिस्ट के सामने आई और नार्सिसिस्ट ने उसको इग्नोर कर दिया, उसको डांट डपट के भगा दिया, उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वहीं पर उसने अपनी जान दे दी। इसी तरह एक और व्यक्ति ने नार्सिसिस्ट के प्रेम में पड़कर अपनी जान दे दी। तो जो जंगल की देवी थी उनको इस पर बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने नार्सिसिस को श्राप दिया। इसी दौरान नार्सिसिस की जो माँ थी उन्होंने एक भविष्यवक्ता से बात करी और भविष्यवक्ता से पूछा कि मेरे बेटे की जिंदगी यानी कि आयु कितनी है। भविष्यवक्ता ने बोला आयु अच्छी है, बशर्ते वो अपने आप को ना देखे। तो अपने आप को देखने से बचाने के लिए जितने भी शीशे मिरर्स वगैरह थे वो सब कवर कर दिए गए, तो वो कभी ना देखी। एक दिन वो शिकार पर गया था, वहां पर उसको प्यास लगाई। एक स्वच्छ झरना उसको मिला या उसने ढूंढा और वहां वो पानी पी रहा था। तो पानी पे उसको अपना अक्स यानी कि प्रतिबिंब नजर आया। वो था ही इतना खूबसूरत कि वो अपने ही प्रतिबिंब पर मोहित हो गया। उसको एक जल कन्या समझता रहा, उसको हाथ लगाने की कोशिश करता रहा, पर वो तो एक प्रतिबिंब था, वो उसके हाथ कभी नहीं गया। और उस प्रतिबिंब के रूप में जिसको जल कन्या समझा था, उसके बिछो में वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। यानी कि अति आत्ममुग्धता ने उसको मार डाला या उसकी जान ले ली। तो ये वहीं से हमारे इस नार्सिसिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो नार्सिसिज्म या अति मुग्धता है ही ये अति मुग्ध व्यक्ति अपने को ही बर्बाद नहीं करता, ये औरों को भी बर्बाद कर देता है, जो कि इस नार्सिसिस्ट से ज्यादा काबिल, ज्यादा खूबसूरत या किसी भी तरह से इससे बेटर होते हैं। ये हमारा नार्सिसिज्म होता है। और नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक हाउसहोल्ड बोले तो वहां पर जो साधारण सी दिखने वाली रोजमर्रा की घटनाएं होती है वो बहुत ही असाधारण होती है। आज आपको इस एपिसोड में पता चलेगा कि क्या क्या असाधारण होता है, कैसे होता है। तो हम अपनी कहानी में देखते आए हैं वंशिका को। जरा आपको मैं दिखाती हूँ आज कि असाधारण क्या था। जैसे वंशिका की कहानी में आपने सुना कि उससे वो अच्छी अच्छी चीजें बनाती खाने पीने की, तो उसको कहा जाता है कि ये तो सब मार्केट में अवेलेबल है, काहे को बनाने की जरूरत है, क्यों बनाती हो? तो और फिर ये कहा जाता नहीं नहीं बनाओ। अब इसका मतलब क्या था? ये आप में से बहुत लोगों ने सोचा होगा भाई ये क्या चीज है, ये भी कोई कहानी में सुनाने की बात है। बट ये नार्सिसिज्म से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और कैसे फर्क है, कैसे डिफरेंस है नार्सिसिज्म से और एक साधारण परिवार में होने वाली ऐसी ही घटना से, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर वंशिका अच्छे अच्छे
आइटम बना रही है खाने के या कुछ भी अच्छा काम कर रही है, तो उससे ये बोला गया कि ये सब तो मार्केट में अवेलेबल होता है, आप इसके पीछे की भावना समझिए। क्योंकि ये वाला काम जो वंशिका कर रही थी, ये घर के और मेंबर्स से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही थी, तो किसी को कैसे बर्दाश्त होगा। अति आत्ममुग्धता पर ध्यान दीजिए, किसी को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई हमसे भी बेटर हो सकता है, और ख़ास तौर से ऐसा शख्स जो कि हमारे घर में रह रहा है और हमसे हर तरह से ओहदे में उसको छोटा माना जाता है, हर तरह से आयु में तो है ही, ओहदा भी छोटा है। और नार्सिसिस्ट वैसे ओहदा या कुछ नहीं देखता। नार्सिसिस्ट बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। केवल इस कहानी में मदर इन लॉ नार्सिसिस्ट थी, और नार्सिसिस्ट एक व्यक्ति भी नहीं होता, ये भी मैंने आपको बताया है। नार्सिसिस्ट पूरा परिवार ही हो जाता है। तो इस कहानी में चांस की बात है कि वंशिका की शादी एक नार्सिसिस्ट परिवार में हुई, जो कि मैं आपको नार्सिसिज्म के बारे में जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये होता क्या है। तो उसको ये कहा जाता, अगर वो नहीं बनाती, उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तुमसे कुछ होता नहीं है, तुम्हारी बस का कुछ नहीं है, माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तुम्हारे कोई संस्कार नहीं है। और ये बात कोई प्रेम से नहीं कही जाती। पहले तो आप ही बताइए कि ऐसी बातें क्या प्रेम से कही जा सकती हैं? ये प्रेम से वैसे भी नहीं कही जाती है, हर वक्त चीखा और चिल्लाया जाता है उसके ऊपर। और दूसरी बात, अगर वो बनाती है तो उसको इस तरह से कहा जाता है, ये उसके माइंड से प्ले किया जा रहा है। नार्सिसिस्ट हमेशा माइंड गेम्स प्ले करता है। अब और याद करिए, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, आसपास जो रिश्तेदार रहते थे उनसे भी नहीं मिलने दिया जाता था। ये भी साधारण सी बात लगती है, पहले तो असाधारण है। आज के ज़माने में एक कॉन्वेंट एजुकेटेड इंसान है, उसको कौन इस तरह से घर में बंद करके रख सकता है? पर बहुत से आज भी लोग हैं, बच्चे हैं, जो कि संस्कारवान हैं, तो वो सोचते हैं कि हार्मोनी बनी रहे। पर अब देखिए, ये नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में ये छोटी सी घटना कितनी अलग होती है। अब हुआ क्या कि जब भी जो राजेश्वरी जी थी वो कहीं भी बाहर जाती, तो जो आस पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार थे वो वंशिका से बोला करते थे, भाई हमारे घर आना। अब वंशिका को तो मना किया गया था, तो वंशिका तो नहीं जा सकती ना, तो वो टाल मटोल कर देती या ऐसे ही बोल देती मैं आऊंगी, पर जाती नहीं थी। तो वो रिश्तेदार राजेश्वरी जी से ही शिकायत करते थे वंशिका की कि देखिए ये तो आती नहीं है। अब देखिए राजेश्वरी जी का इस पर क्या जवाब होता था, अरे पता नहीं किस मिजाज की लड़की है ये, इसको कोई तौर तरीके तमीज सिखाई ही नहीं। देखिए ये किसी से मिलना जुलना ही पसंद नहीं करती, इसके कोई शौक नहीं है, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसी लड़की हमारे घर में आ गई। इस तरह से अब आप ही बताइए, क्या ये नॉर्मल सी दिखने वाली घटनाएं हैं? जैसे उसने बहुत सारी ब्लाउज बनाए थे अपनी मदर इन लॉ के, तो ये एक अच्छा काम किया था जो शायद नार्सिसिस्टिक हाउसहोल्ड में हर किसी को नहीं आता था। वो एक कॉन्वेंट एजुकेटेड वंशिका ने अपने ससुराल ने अपनी मदर इन लॉ के लिए किया, तो ये इसलिए डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं थी। तो इस पर जब और कुछ नहीं सूझा कि ये कहा गया, तुम तो बहुत ही स्लो हो, तुम्हारे बस का कोई काम धंधा है नहीं, तुम्हें आज बोलो 100 साल लगा दोगी कुछ भी काम करने में। तो आप बताइए ये क्या साधारण सी बात है या रोजमर्रा की घटना है जो होती है हर घर में? एक और मैं इंसिडेंस आपको बताती हूँ। उसको जितने भी घर में जो भी हाउस हेल्प आया करते थे, नौकर चाकर थे, उनको भी कुछ भी देने से मना कर दिया गया था। तो वो शांत रहती थी, चीजें फिकती रहती थी घर में, पर उसकी हिम्मत नहीं थी को किसी को दे सके। और फिर जब एक बार उसकी एब्सेंस में वो शायद कहीं गई हुई थी, जो उनकी कुक थी, कुक के साथ राजेश्वरी जी क्या बात करती है, ये देखो फिश में कितनी चीजें सड़ रही हैं, पता नहीं किस गरीबू खानदान से ऐसी बुद्धि थी ये आई है। इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, माँ पर बहुत टिप्पणी की जाती थी, उसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ये अपने हाथ से एक चीज किसी को उठाकर नहीं दे सकती है। आप सोचो क्या ये नॉर्मल बात है? आप सोचिए कि उस लड़की के दिल पर, दिमाग पर क्या असर होता होगा। ना इधर बैठ सकती हो, ना उधर बैठ सकती हो, ना सीधा चल सकती हो, ना उल्टा चल सकती हो, और सुबह से शाम तक घर में यही होता है। ये एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, और ये मदर इन लॉ ही नहीं कर सकती, कि कोई भी कर सकता है। केवल
समझने की कोशिश करिए। ये मैं आपको नार्सिसिज्म बताना चाह रही हूँ इस कहानी की मदद से, पर ये किसी के साथ भी हो सकता है। पैटर्न को समझिए। अभी आपको इन घटनाओं से जो मैंने आपको बताई, आपको पैटर्न समझ आया होगा कि हर वक्त उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती, हर वक्त उसके माइंड से प्ले किया जाता, हर वक्त उस पर चीखा चिल्लाया जाता। फिर कभी कभी उसको ये भी बोल दिया जाता, अरे तुम तो कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, चाहे वो मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, चाहे हस्बैंड, तुम कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हो, तुम्हें अपने व्यूज देने चाहिए, क्योंकि जब व्यूज की जरूरत होती तो व्यूज देने चाहिए। तो वंशिका यही सोचने लगी कि इतना मेरे साथ गलत करते हैं, पर शायद मैं ही गलत हूँ, ये कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। क्योंकि उसको छोटी छोटी जो प्यार की टॉफियाँ उसके आगे परोस दी जाती थी, फेंक दी जाती थी, वो उन टॉफियों के सहारे अपना जीवन काटने की कोशिश करती थी, जबकि वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। कैसे डिस्ट्रक्शन और नार्सिसिस्ट करते हैं, ये मैं आपसे वापस से नेक्स्ट वीडियो में मिलकर बताती हूँ। मेरी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि जब आप इस कहानी को और नार्सिसिज्म को अच्छे से समझेंगे, तब आपको अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान जाएगा, और तब आप समझेंगे कि ये कितनी विकराल एक समस्या है और नार्सिसिस्ट किस हद तक जा सकता है, किस हद तक वो एक जिंदगी का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इसलिए हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इसको दूर दूर तक पहुँचाइए, और इस एक जो मूवमेंट क्रांति लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ नार्सिसिज्म को लेकर, अपने इस छोटे से एफर्ट के जरिए उसमें मेरा साथ दीजिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, लोगों को अवगत होने दीजिए नार्सिसिज्म से, जिससे वो अपने आप को और अपने बच्चों को बचा सके। नार्सिसिज्म तो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप इस कहानी को और मेरे द्वारा बताए गए नार्सिसिज्म के मतलब को लगातार फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।